ये तो थी बैक्टीरियाज के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियाज अपने साइज को कैसे इंक्रीज करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट पे ग्रो करते हैं और अपनी पॉपुलेशन के नंबर को जो होता है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। जब हम बैक्टीरियाज की ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ को हम लोग दो तरीकों से लेते हैं। एक ग्रोथ वो जिसमें हमारा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं और एक ग्रोथ वो होती है जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपनी स्पेशलिटी या अपने साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरियाज के अंदर भी दो तरीकों की ग्रोथ होती है। एक वो ग्रोथ जिसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपने सेल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके अपने सेल साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं और सेल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी ग्रोथ वो आती है जिसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपने सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरियाज के इस ग्रोथ को साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिविजन्स में, डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ग्रोथ को 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली फेज को हम कहते हैं लैग फेज, दूसरी को हम कहते हैं लॉग फेज, तीसरी को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज और चौथी को हम लोग कहते हैं डिक्लाइन फेज। पहले हम बात कर लेते हैं लैग फेज की। लैग फेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग इस चीज को देखो, जब आप किसी नई एनवायरनमेंट में आओगे तो आप आते साथ ही अपनी फैमिली को नहीं बुलाओगे, बल्कि आप जो है उस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करोगे कि इस एनवायरनमेंट में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ या मेरी फैमिली सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती, और मुझे जो है वो एनवायरनमेंट सूट करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम बैक्टीरियाज को किसी एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो अपने आसपास की एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो लैब फेज के अंदर जो होता है बैक्टीरियाज जो होते हैं दे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। अब जब वो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो इसलिए वो अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करते बल्कि अपने सेल साइज को इंक्रीज करते हैं। सेल साइज को कैसे इंक्रीज करते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेकर, एंड दे प्रिपेयर देमसेल्फ टू रिप्रोड्यूस। अब अगर यहाँ पे लैग फेज के अंदर जो है वो बैक्टीरिया लैग फेज डिसाइड करते हैं ये बैक्टीरियाज ने मल्टीप्लाई करना है या उनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे बैक्टीरियाज जो होते हैं अगर वो डिसाइड करे कि इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल है, इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर सकते हैं और अपनी कॉलोनी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर वो एक सेकेंड फेज स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। इसके अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो विगरसली ग्रो करते हैं। दे ग्रो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जाहिर बात है हमने किसी भी पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करें तो जहाँ पे जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे पॉपुलेशन जो है वो उतनी जल्दी ग्रो करेगी और वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करेगी डे बाय डे। तो बिल्कुल इसी तरह दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड क्रिएट अ होल कॉलोनी। अब यहाँ पे जो है वो सारे आपकी जो कंडीशंस है ये उस टाइम होगा जब कंडीशन सूटेबल होती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो उनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और इसीलिए जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर देते हैं तो किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। इसी तरह अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो इस टेबल के अंदर ऊपर जो है वो उसकी भी एक सर्टेन लिमिट है। कोई भी चीज़ अपनी लिमिट को क्रॉस करेगी तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। बिल्कुल इसी तरह जब बैक्टीरियाज का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और पॉपुलेशन साइज लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो उनके दरमियान में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। और वो कंपटीशन इस तरह स्टार्ट होता है कि उनका जितने नंबर ऑफ जो है वो ग्रो करेंगे, जितने सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो इक्वल होंगे डेथ ऑफ सेल्स पे। यानी कि बैक्टीरियाज का यहाँ पे नंबर तो डिवाइड हो रहा होगा लेकिन उसी तादाद में जितने में बैक्टीरियाज डिवाइड करे होंगे उसी तादाद में बैक्टीरियाज के जो पुराने सेल होंगे उनकी डेथ भी हो रही होगी। तो इसलिए हम लोग इसे स्टेशनरी फेज कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना कोई न्यू सेल जो होता है ओवरऑल हमें जो होता है जितने न्यू सेल्स क्रिएट हो रहे होते हैं उतने ही जो पुराने सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो रही होती है। और यहाँ पे जो होता है स्टेशनरी फेज के अंदर जो होता है वो कंपटीशन आ जाता है बिटवीन बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ओवरकम करने के लिए सर्टेन टॉक्सिन या केमिकल्स रिलीज करता है ताकि जो है वो दूसरे बैक्टीरियाज की डेथ हो जाए और वो बैक्टीरिया सेल जो है वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाए। उसके बाद जो आखिरी फेज आती है उसको हम लोग डिक्लाइन फेज कहते हैं। डिक्लाइन फेज उस टाइम पे होती है जब नंबर ऑफ न्यू सेल्स जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं नंबर ऑफ डेथ ऑफ सेल्स पे। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये उस कंडीशन में होगा जब न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो डिक्लाइन हो जाएंगे, जो टॉक्सिन्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कंपटीशन में आकर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है इस कॉलोनी के अंदर बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा केमिकल्स हो गए और वो केमिकल्स जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करे और बैक्टीरिया को किल करे। दूसरी बात यह है कि जब बैक्टीरिया ने, जाहिर बात है कि सर्वाइव करना है या बैक्टीरिया ने जो है जब ग्रो करना होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने सारा खाना, सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म कर दिए। अब ये वो फेस होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करने के लिए अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एंडोस्पोर्स हों, चाहे वो एक्सोस्पोर्स हों या चाहे वो सिस्ट हों। तो अगर साइंटिस्ट ने जो होता है वो बैक्टीरिया के सिस्ट या एंडोस्पोर्स या एक्सोस्पोर्स को स्टडी करना होता है, तो उनके लिए बेहतरीन फेस जो होती है वो डिक्लाइन फेस होती है और इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी डिक्रीज हो जाएगी। उस टाइम तक डिक्रीज हो जाएगी जब सारे बैक्टीरिया जो होंगे उनकी डेथ हो जाएगी और कोई बैक्टीरिया जो होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। ये बैक्टीरिया का आपने याद रखना है, ये जो हमने सारे फेजेस पढ़े हैं ये बैक्टीरिया के कॉलोनी के ऊपर होता है, क्योंकि कॉलोनी के अंदर हमने हर चीज कंट्रोल की हुई होती है और हम बैक्टीरिया को स्टडी करे होते हैं और इसके लिए हम डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया बैक्टीरिया की कॉलोनी जो होती है वो बैक्टीरिया नंबर में इंक्रीज होते हैं, बैक्टीरिया की डेथ होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। पहले बात करते हैं हम एसेक्सुअली की। एसेक्सुअली के अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो वर्टिकली डिवाइड होते हैं इनटू 2 सेल्स। और फिर दूसरा तरीका है बडिंग। बाइनरी फिशन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 1 मिनट 20 मिनट्स के अंदर जो होता है वो बाइनरी फिशन कंप्लीट होती है और एक बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 सेल्स। ये 2 सेल्स जो होते हैं ये फिर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू 4, 5, 6 और इस तरह जो बैक्टीरिया का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद समटाइम्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने ऊपर एक स्मॉल सेल और एक स्मॉल बड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं। ये बड जो होती है वो मदर या पेरेंट सेल से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसको ग्रो करवा देती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेल और फीमेल नहीं होता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हो सकती है बिटवीन सेम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया और even between different species of bacteria. And this reproduction also known as horizontal gene transfer. क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक पर्पस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर वो ये होता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर कोई अच्छी जीन्स है तो वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको एक दफ़ा जो आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं वो एंटीबायोटिक दोबारा नहीं देते। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप एक दफ़ा एंटीबायोटिक अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो बैक्टीरिया उनसे मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपनी बॉडी में जीन्स बना लेते हैं और वो जो जीन्स होते हैं वो उन्हें बचा देते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेम एंटीबायोटिक। और वो जो जीन्स होती है एक बैक्टीरिया जब ये जीन्स प्रोड्यूस करेगा तो वो आपकी बॉडी की सारे बैक्टीरिया के अंदर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस जीन्स को ट्रांसफर कर देगा। उससे नुकसान ये होगा कि जब आप वही एंटीबायोटिक दोबारा लेंगे तो क्योंकि आपके हर बैक्टीरिया के पास थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस जीन्स की कॉपी आ गई है तो वो हर बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप दूसरी दफ़ा डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपको डिफरेंट एंटीबायोटिक जो होता है वो रिकमेंड करते, सेम एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करवाते। अब जो हम वापस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीक़ों से होती है। एक होती है कॉन्जुगेशन, दूसरी होती है ट्रांसडक्शन और तीसरी होती है अब कॉन्जुगेशन उस टाइम पे होते हैं जब आपके जो है वो 2 बैक्टीरिया सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ आके ज्वाइन करें और विद द हेल्प ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज पिलाई उसके थ्रू अपना जो है वो सेक्सुअल मटेरियल यानी कि डीएनए को जो है वो ट्रांसफ़र करें। ट्रांसडक्शन के लिए वो लोग थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं और ये थर्ड पार्टी जो होती है वो होती है बैक्टीरियोफेज। आपने आपकी बुक के अंदर भी जो डायग्राम है उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस दैट अटैक द बैक्टीरिया। जब वो एक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं अपनी मशीनरी के लिए और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए, तो समटाइम्स उस बैक्टीरिया का स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियोफेज में आ जाता है और जब वही बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो वो पहले वाले बैक्टीरिया का जो कुछ हिस्सा है जो उसने डीएनए का अपनी बॉडी के अंदर लेकर आया है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा।
तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास जो होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम होता है कि जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो कुछ बैक्टीरिया अपना जो डीएनए मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। जब वो डीएनए मटेरियल इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वो डीएनए मटेरियल डिफ्यूज हो जाता है, और जब वो डिफ्यूज होता है तो उनकी बॉडी के अंदर नया डीएनए मटेरियल आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन आपने हमेशा याद रखनी है कि ये हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में होगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में क्यों होगी? क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए आपको पिलाई चाहिए होता है, और पिलाई सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर होती है, जबकि ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज में होती है। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले एक पिलाई जो है वो बैक्टीरिया का दूसरे पिलाई के साथ जाकर ज्वाइन होगा, और उस ज्वाइनिंग को हम कहेंगे फ्यूजिंग ऑफ पिलाई। जब पिलाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपका जो एक डीएनए है वो मूव करेगा थ्रू दिस पिलाई टू दी नेक्स्ट डीएनए, और उससे ये होगा कि फाइनली आपके जो दोनों बैक्टीरियाज होंगे उन दोनों के पास जो होगा वो आपका प्लाज्मिड यानी कि न्यू डीएनए बैक्टीरियाज जो हैं वो आ जाएंगे। फिर आखिर में हमारे पास आ जाती है कि डीएनए जो है, क्योंकि बैक्टीरियाज जो है वो आप देखो कि 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया जो है वो 2 पार्ट्स में या 2 बैक्टीरियाज में डिवाइड हो रहा है। कोई भी सेल जितनी तेजी से डिवाइड होगा उसके जो डीएनए है वो उतनी ज्यादा रेप्लिकेशन होगी, जितनी ज्यादा रेप्लिकेशन होगी उतने ज्यादा म्यूटेशन के चांसेस होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरियाज के अंदर सबसे ज्यादा म्यूटेशन का प्रोसेस जो होता है वो कैरी ऑन होता है। अब आप लोग इस चीज को देखें, हम लोग देखो तो सबसे ज्यादा जो डिवाइड होते हैं वो वायरसेस होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं। आपने आज को सुना होगा कि कोरोना वायरस के जो है वो न्यू स्ट्रेन्स डिस्कवर हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से मल्टीप्लाई करती है, जितनी तेजी से डिवाइड करती है, इट मीन्स कि उसका डीएनए भी उतनी तेजी से रेप्लिकेट करता है। जब डीएनए तेजी से रेप्लिकेट करेगा तो इस चीज के चांसेस होते हैं कि रेप्लिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए और एक न्यू म्यूटेशन, एक न्यू अमीनो एसिड का जो कोड है वो क्रिएट हो जाए। इसीलिए बैक्टीरियाज और वायरसेस में सबसे ज्यादा म्यूटेशन होती है। यहाँ क्योंकि हम बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज की जो म्यूटेशंस होती हैं वो 2 तरीकों की होती हैं। या तो वो बैक्टीरियाज के लिए एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल होंगी, उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी, या फिर वो बैक्टीरियाज के अंदर म्यूटेशन इतनी खतरनाक होंगी कि वो बैक्टीरियाज की डेथ का कॉज बन जाएंगी। तो बैक्टीरियाज के अंदर क्योंकि डिवीजन बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल इसीलिए उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन जो है वो या तो हार्मफुल होगी या फिर यूजफुल होगी।